गुड मॉर्निंग। सो आज अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ में स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हेड इंजरी और ब्रेन इंजरी। हेड इंजरी और ब्रेन इंजरी। अब ये हेड इंजरी और ब्रेन इंजरी क्या है? सीधी सिंपल भाषा में अगर अपन बात करें तो किसी भी प्रकार का अगर कोई ट्रॉमा हो रहा है हेड के साथ में तो उसको अपन क्या बोलेंगे? हेड इंजरी। ठीक है, कोई भी ट्रॉमा अगर हो रही है हेड के तो उसको अपन क्या बोलेंगे? हेड इंजरी। अब इसमें बात यह है कि हेड इंजरी को अपन अलग कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि हेड इंजरी हो तो ब्रेन भी कंप्लीट उसमें इंक्लूड हो। ठीक है, उसमें आपका स्कल भी हो सकता है, आपका स्कल हो सकता है या फिर ब्रेन भी इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन अपन कंप्लीट इसमें ये नहीं कह सकते कि हाँ हेड इंजरी होते ही ब्रेन भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, अब ये जो हेड इंजरी है इसके कारण क्या होता है? ठीक है, अब इस हेड इंजरी के कारण आपने नर्वस कंडीशन बहुत सारी पढ़ी है, उसमें बहुत में ये ईटियोलॉजी के रूप में आई है। हेड इंजरी, हेड ट्रॉमा, हेड इंजरी, हेड ट्रॉमा, लगभग हर कंडीशन में अपने ये नाम लिया है। ठीक है, तो अब इस हेड इंजरी के कारण क्या हो सकता है? इसके कारण माइल्ड कंडीशंस उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, कुछ माइल्ड कंडीशंस हो सकती हैं, पेशेंट जो है वो कोमा में जा सकता है या फिर जो पेशेंट है उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, ये कोई भी जो कंडीशन है वो उत्पन्न हो सकती है हेड इंजरी के कारण। ठीक है, लेकिन अगर हेड इंजरी हो रही है और उसमें सीरियस कंडीशन हो रही है तो उसको अपन बोलेंगे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ठीक है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेड इंजरी के बारे में इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी ईटियोलॉजी। तो हेड इंजरी की ईटियोलॉजी अपन पढ़ते आए हैं, आप सबको पता ही है कौन कौन से जो है कॉमन तौर पर जस्ट ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है कि हेड इंजरी किस कारण से हो सकती है। पहला रीजन अगर हम इसमें देखो फॉलिंग। ठीक है, गिरने के कारण हो सकती है। सपोज जैसे मैंने आपको बताया था अभी जस्ट अपने पिछली क्लास में पढ़ा कि सीजर्स होते हैं, बताया था मैंने उसमें सीजर्स में पेशेंट क्या होता है? फॉल डाउन हो जाता है। ठीक है, कुछ सेकंड्स होते ही किसी टाइम में 5 से 10 सेकंड होता है, किसी में 10 से 20 होता है, किसी में हाफ एन आवर तक भी हो सकता है। तो ये फॉलिंग डाउन के टाइम क्या हो सकता है? पेशेंट को हेड इंजरी हो सकती है। तो ये होगी इसकी पहली ईटियोलॉजी। दूसरी क्या होगी जो आप रोज देखते हो? ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं रोड एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स या मोटर व्हीकल क्रैश। या तो एक्सीडेंट हो जाता है या फिर आपकी जो है वो मोटर व्हीकल क्रैश। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि जरूरी के सामने से अगर एक्सीडेंट हुई, अपन ठोके ही किसी को, ठीक है, या आपने कोई गाड़ी के अंदर ठोकी हो, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार आप ऐसे ही गिर जाते हो, स्लिप हो जाता है तो वो भी हो जाता है, उसकी वजह से भी आपकी हेड इंजरी होने की संभावना रहती है। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है? उसके अलावा आपने कई बार देखा होगा कि वायलेंस हो जाता है, कई बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उसमें ये इसके लटके देने के कारण उसका सर फूट गया या आए दिन अखबार पढ़ते रहते हो, तो एक वायलेंस भी इसका कारण हो सकता है। ठीक है, वायलेंस। उसके अलावा आपका ब्लड ट्रॉमा हो सकता है इसमें। ठीक है, ब्लड ट्रॉमा। ठीक है, जैसे कि शार्प ऑब्जेक्ट वगैरह की कई बार जो है वो लग जाती है। ठीक है, जैसे अपन किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई वर्कर काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर गिरने से हो गया। ठीक है, तो ये किसी भी कारण से हो सकता है। तो ये इसकी मोटी मोटी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स इसके हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। ठीक है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी की अपन बात करते हैं। तो ये जो भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स अपने उत्पन्न हो रहे हैं उनके कारण क्या होता है? उनके कारण क्या होता है? हेड ट्रॉमा।
या इंजरी ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। इन सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण क्या हो रहा है, अपने हेड ट्रॉमा या इंजरी हो रही है। अब इस हेड ट्रॉमा और इंजरी के कारण क्या होगा, ठीक है, इस हेड ट्रॉमा और इंजरी के कारण स्वेलिंग होगी और ब्लीडिंग भी होगी, ठीक है। अब स्वेलिंग और ब्लीडिंग हो रही है तो ये क्या करते हैं, स्वेलिंग और ब्लीडिंग किसको क्या करती है, ये अपने इंट्राक्रेनियल प्रेशर को क्या करती है, बढ़ा देती है, ठीक है। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, तो सीधी सी बात है जो अपने ब्लड वेसल्स हैं, जो अपने ब्लड वेसल्स हैं उन पे भी डेफिनेटली प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। अगर आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है तो ब्लड वेसल्स पे भी प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स में प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, ब्रेन की कम हो जाएगी, ठीक है। इट लीड्स टू लेस ब्लड सप्लाई टू ब्रेन। अब अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो आपने पढ़ा है किसी भी ऑर्गन को अगर ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो उसके ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेरेब्रल हाइपोक्सिया, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेरेब्रल हाइपोक्सिया। अब सेरेब्रल हाइपोक्सिया के कारण क्या होगा, या आपको पता है अगर सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो रहा है या सेरेब्रल इस्चेमिया अगर हो रहा है तो अपना आईसीपी जो है कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और ब्रेन के जो पार्ट्स हैं क्या हो जाते हैं, हर्निएटेड हो जाते हैं, प्रेशर के कारण क्या होता है, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और अपने साइन एंड सिम्टम्स जो है वो हेड ट्रॉमा के अराइज होते हैं, ठीक है, हेड ट्रॉमा के अराइज होते हैं। पेशेंट जो है वो कोमा में जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, उसके माइल्ड सिम्टम्स भी अकर हो सकते हैं। इसके बारे में हमने चर्चा की है। तो ये पैथोफिजियोलॉजी होगी, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण पेशेंट को हेड ट्रॉमा हो रही है, सपोज कोई ब्लड ट्रॉमा हो रही है या एक्सीडेंट के कारण हो रही है या किसी ने जैसे वायलेंस वगैरह के कारण हो रही है, उसके कारण क्या होता है, स्वेलिंग और ब्लीडिंग अगर होती है। स्वेलिंग ब्लीडिंग के कारण क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड वेसल्स पे भी डेफिनेटली प्रेशर बढ़ेगा। तो ब्लड वेसल्स पे प्रेशर बढ़ रहा है तो अपने ब्लड सप्लाई जो है वो क्या होगी, लेस हो जाएगी ब्रेन को और सेरेब्रल हाइपोक्सिया आकर हो जाएगा। सेरेब्रल हाइपोक्सिया आकर होते ही क्या होगा, अपने ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनका हर्निएशन हो जाएगा। हर्निएशन होते ही क्या होगा, साइन एंड सिम्टम्स उत्पन्न होंगे। कौन से साइन एंड सिम्टम्स उत्पन्न होंगे, या तो माइल्ड सिम्टम उत्पन्न हो सकते हैं उसमें, या पेशेंट कोमा में जा सकता है और फाइनली उसकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो ये होगी इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इस प्रकार से होता है, ठीक है। अगला अपना टॉपिक इसमें रहेगा टाइप्स और मैकेनिज्म ऑफ हेड इंजरी, ठीक है। इस प्रकार कितने टाइप्स हैं और मैकेनिज्म इसमें हो सकती है, टाइप्स और मैकेनिज्म ऑफ हेड इंजरी। अब बात करें पहले टाइप्स की, तो इसमें क्या हो सकता है, जैसा मैंने आपको बताया था शुरुआत में, याद रखना पहला हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल, ठीक है, पढ़ा था हमने। इसमें हमने 3 प्रकार पढ़े थे, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, आप ध्यान देना। शुरुआती क्लासेस में मैंने ग्लासगो कोमा स्केल बताया था कि ये आपका शॉर्ट नोट के लिए ही इंपॉर्टेंट चीज है, शॉर्ट नोट में आते रहता है भाई, ग्लासगो कोमा स्केल पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई थी, उसमें आपको ध्यान रखना है। अब ऑन द बेसिस ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल, इसको अपने 3 भागों में बांटा है, माइल्ड हेड इंजरी, मॉडरेट हेड इंजरी और सीवियर हेड इंजरी। अब माइल्ड का क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पे माइल्ड का मतलब है कि अगर जीसीएस का स्कोर अपना 13 से 15 हो रहा है, कितना, 13 से 15, तो उसको अपन क्या बोलेंगे,
कितनी मिनट के लिए? 15 मिनट, ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर 15 मिनट। दूसरा आपका आएगा मॉडरेट हेड इंजरी। अब मॉडरेट हेड इंजरी में ग्लासगो कोमा स्केल का जो स्कोर रहेगा वो 9 से 12 रहेगा, ठीक है। और पेशेंट का जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है ये अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स तक जा सकता है, ठीक है। फिर से सुन लो, ग्लासगो कोमा स्केल के आधार पर अपन 3 भागों में बांट रहे हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अगर 13 से 15 ग्लासगो कोमा स्केल आ रहा है तो उसको अपन माइल्ड में कंसीडर करते हैं। कॉन्शियसनेस जो है वो मात्र 15 मिनट के लिए गायब होती है, उसके बाद पेशेंट को सारी चीजें वापस जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाती है, ठीक है। मॉडरेट में क्या होता है? ग्लासगो कोमा स्केल में 9 से 12 स्कोर रहेगा, ठीक है। और इसमें जो कॉन्शियसनेस होती है वो मैक्सिमम 6 आवर्स तक हो सकती है। और सीवियर का क्या मतलब हो गया? सीवियर का मतलब हो गया अगर ग्लासगो कोमा स्केल 8 से कम है, ग्लासगो कोमा स्कोर जो है वो अपना 8 से कम है, तो जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है वो मैंने आपको बताया कि मॉडरेट में तो अप टू 6 आवर्स होती है, 6 घंटे तक हो सकती है। लेकिन सीवियर में क्या रहेगी? मोर देन 6 आवर्स, 6 घंटे से ज्यादा अगर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रही है पेशेंट में और ग्लासगो कोमा स्केल अपने पास 8 आ रहा है या 8 से कम आ रहा है, तो वो उस कंडीशन को अपन ने क्या नाम दिया है? सीवियर हेड इंजरी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन दूसरे क्लासिफिकेशन की, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होगा? दूसरा क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी के आधार पर अगर अपन देखें तो इसको अपन ने 2 भागों में बांटा है। इसको अपन ने फिर से 2 भागों में डिवाइड किया है। एक आपका होगा प्राइमरी हेड इंजरी और दूसरा आपका होगा सेकेंडरी हेड इंजरी। अब ये प्राइमरी हेड इंजरी का क्या मतलब है? इस प्राइमरी हेड इंजरी का मतलब ये है कि जो आपका इंजरी अगर हुई है उसमें सिर्फ कंट्यूजन हुआ है, किसी प्रकार का कोई जो है वो ब्रोकेज नहीं हुआ है, कोई टूट फूट नहीं हुई है, सिर्फ कुछ खरोंच आई है, उसको अपन ने क्या बोला है? प्राइमरी हेड इंजरी। मैंने बताया एटियोलॉजी में क्या हो रहा है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी हो सकता है, किसी ब्लड ट्रॉमा भी हो सकता है, फॉल डाउन भी हो सकता है पेशेंट, लेकिन क्या हो रहा है? उसके सिर्फ खरोंच आ रही है, किसी प्रकार का कोई टूट फूट या ब्रोकेज इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें क्या होता है? पेशेंट के पेन होता है, स्वेलिंग होता है, स्किन का जो कलर है वो जरूर चेंज होता है, जो और लेस्टेशन अगर होता है, एक्ट ऑफ टीयरिंग और वुंड, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है? ये चीजें अगर होती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के कारण अगर इंजरी हो रही है और उसमें किसी प्रकार की कोई टूट फूट नहीं आ रही है तो उसको सिर्फ खरोंच आ रही है, उसको अपन ने क्या नाम दिया है? प्राइमरी हेड इंजरी। दूसरा होगा आपका सेकेंडरी हेड इंजरी। सेकेंडरी हेड इंजरी जो है आप समझिए, प्राइमरी मैंने आपको बता दिया। सेकेंडरी हेड इंजरी में क्या होगा? इसमें क्या होता है? इसमें जो है वो दिस इंजरी में occurs 3 hours to few days after the initial and the type of injury result from inadequate delivery of nutrients and oxygen in the cell of the brains, ठीक है। अपने जो ब्रेन है उसमें न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बाधित हो जाती है, ठीक है। कुछ दिनों पहले भी अपनी इंजरी हो सकती है या कुछ घंटे पहले भी इंजरी हुई है, उसके कारण अगर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो रही है तो उसको अपन कौन से टाइप में लेते हैं? सेकेंडरी हेड इंजरी में अपन उसको कंसीडर करते हैं। तो ये आपका पहला हो गया ग्लासगो कोमा स्केल के आधार पे, दूसरा हो गया आपका ईटियोलॉजी के आधार पे, ठीक है। तीसरा जो अपने पास रहेगा वो है सम अदर क्लासिफिकेशंस। वो कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान रखना हेड इंजरी का।
ठीक है, थैंक यू।